हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र सैनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ वकील करो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एनजीओ को कैसे रजिस्टर करते हैं। लेकिन इन सब को जानने से पहले हम देखेंगे कि एनजीओ होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है और कौन सी एनजीओ हमारे लिए सूटेबल है, किसको हम रजिस्टर करें और उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनजीओ की कि एनजीओ क्या होता है। अगर मैं बात करूं एनजीओ की, तो एनजीओ बेसिकली कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसको हम सोशल पर्पस के लिए करते हैं। मतलब जब हम कोई काम सोशल पर्पस के लिए करते हैं तो वो एनजीओ होती है। एनजीओ इन द सेंस कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और जो भी एक्टिविटी हम सोशल पर्पस मतलब लोगों की भलाई के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो बेसिकली हमारी एनजीओ का पार्ट होती है, उसको हम एनजीओ बोल सकते हैं। एनजीओ को दूसरे वर्ड्स में हम एनपीओ भी बोलते हैं। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो हमारी एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन वर्ड हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम किसी भी एक्टिविटी को रजिस्टर्ड करा लेते हैं और उसको एक लीगल एंटिटी में ले आते हैं, वो बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में आ जाती है। तो दैट इज एनजीओ। तो इन शॉर्ट कहने का मोटिव है कि कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है और सोशल पर्पस के लिए है, तो वो हमारा एनजीओ है। अब देखते हैं कि एनजीओ कितने टाइप का होता है। बेसिकली एनजीओ को इंडिया में 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रस्ट, सेकंड है सोसाइटी एंड थर्ड है सेक्शन 8 कंपनी। तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट की। ट्रस्ट बेसिकली एक स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर रजिस्टर्ड होता है। मेनली रिलीजियस पर्पस के लिए रजिस्टर्ड होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी टेंपल, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी मस्जिद मेनली बेसिकली ट्रस्ट में ही रजिस्टर्ड होते हैं। ये रजिस्टर्ड जो होता है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अकॉर्डिंग होता है। और इसको जो लोकल लेवल पे रजिस्टर्ड करता है वो पर्सन होता है सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार इसको रजिस्टर्ड करता है। इसमें बेसिकली ट्रस्ट डीड आपको बनवानी पड़ती है। ट्रस्ट डीड के बेसिस पे वो आपको सब रजिस्ट्रार के पास वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कम से कम एटलीस्ट 2% के होने चाहिए। 2% के साथ आपकी ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो सकती है। अब बात करते हैं सोसाइटी की। तो सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होती है वो बेसिकली आपका एजुकेशनल पर्पस के लिए मेन होती है। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई भी स्कूल या कॉलेज सोसाइटी में रजिस्टर्ड होते हैं, तो मेनली लोग जो रजिस्टर्ड कराते हैं इसको, वो सोसाइटी को एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन में ये सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है। और जो सोसाइटीज़ एक्ट है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। एवरी स्टेट के हिसाब से वो उसका फॉर्मेशन प्रोसीजर अलग अलग होता है। देन इसको रजिस्टर्ड करता कौन है? इसको रजिस्टर्ड करता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज़। अगर आपको सोसाइटी रजिस्टर्ड करना है तो सोसाइटी रजिस्टर्ड करने के लिए आपको 7% का रिक्वायरमेंट चाहिए और 7% मिल करके रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज़ के पास एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तब जाकर के ऑफिसर आपका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो ये है सोसाइटी बेसिकली, जो एक स्टेट वाइज अलग अलग इसका प्रोसीजर होता है फॉर्मेशन का। ट्रस्ट का भी जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग होता है एंड सोसाइटी का भी जो फॉर्मेशन है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी की। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? सेक्शन 8 कंपनी भी एनजीओ का पार्ट है और ये थर्ड फॉर्म है बेसिकली टाइप्स में। तो वैसे ट्रस्ट होता है, सोसाइटी होता है, वैसे सेक्शन 8 कंपनी भी होता है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होता है और ये मल्टीपर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है स्पेशल एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप इसको रजिस्टर्ड करेंगे या फिर आप बेसिकली इसको कोई रिलीजियस पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड करेंगे। मल्टीपर्पज़, चाहे आप एजुकेशन में, चाहे आप रिलीजियस में, चाहे आप एनवायरमेंट में, स्पोर्ट्स में, हेल्थ में, वट किसी भी पर्पज़ के लिए आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट ने स्पेशल एक पावर दी हुई है सेक्शन 8 में, इसलिए इसको सेक्शन 8 बोलते हैं कि सेक्शन 8 में अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं तो वो बेसिकली एनजीओ होती है और उसको आप बेसिकली एक सोशल वर्क के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2% से ही रजिस्टर्ड हो सकती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन इसमें एड ऑन करने की नीड नहीं होती। आप चाहे ब्लड रिलेशन में या फैमिली रिलेशन में, कोई भी इसमें इशू नहीं होता है ना। कंडीशन इज दैट कि पर्सन मेजर होना चाहिए, 18 अबोव होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हो। ये बेसिकली सेंट्रल लेवल मतलब नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब एमसी से ये रजिस्टर्ड होती है। तो ये है बेसिकली सेक्शन 8 के बारे में। अब मैं बात करूं कि इन तीनों में से बेटर कौन सी है, किसको हमें रजिस्टर्ड करना चाहिए। देखिए, अगर मैं ट्रस्ट की बात करता हूं तो ट्रस्ट भी बेसिकली एक लोकल लेवल पर रजिस्टर्ड होती है, ना कि एक नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड होती है। क्योंकि अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मैं ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर रहा हूं तो मैं कोई दूसरा पर्सन सेम नेम से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में इसको रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डिमेरिट है। एंड सेम एज सोसाइटी भी बेसिकली स्टेट वाइज इसके अलग अलग लॉज हैं, तो ये भी लोकल लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे नहीं होती। तो इसी वजह से सोसाइटी को भी यहाँ पे लोकल लेवल का ही एक प्रोविज़न मिलता है।
तो और लास्ट में आता है सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी बेसिकली नेशनल लेवल पे होती है। इसका मतलब कि हमें इसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो बेसिकली आपका नेशनल लेवल से मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं सेक्शन 8 को लेकर के, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन है ना, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। साथ में इसके बायलॉज वगैरह हैं वो पूरे नेशनल लेवल के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो हमें प्रॉब्लम नहीं आती किसी तरीके की भी कि ये सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर्ड करने के साथ साथ इसको मेंटेन करने में। और इसकी खास बात ये है कि सेक्शन 8 कंपनी को आप एक बार रजिस्टर्ड कर लेंगे ना, तो पूरे देश में, पूरे इंडिया में आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, अपने ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। जैसे कि सोसाइटी और ट्रस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लोकल लेवल पे होती है, तो आपको दूसरे स्टेट में अगर जाना पड़ता है तो उस सिचुएशन में आपको उस स्टेट की अप्रूवल लेनी पड़ सकती है। तो सेक्शन 8 कंपनी मेरे हिसाब से इन सब में बेटर है। सेक्शन 8 कंपनी अगर आप एक एनजीओ की फॉर्म में काम करना चाहते हैं, एक सोशल वर्क के लिए काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए सेक्शन 8 कंपनी इज़ मच बेटर इन कंपेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ सेक्शन 8 कंपनी के बारे में कि सेक्शन 8 कंपनी ज़्यादा मच बेटर है? सबसे पहले इसका रीज़न है दैट इज़ ईजी रजिस्ट्रेशन। ईजी रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि ये कंपनी, अगर आप ये एनजीओ या फिर कंपनी भी हम इसको बोल सकते हैं, कि अगर आप इसको रजिस्टर्ड करते हो उस सिचुएशन में, तो ये आपका 7 से 10 दिन में रजिस्टर्ड हो जाती है। मतलब कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर इसमें नहीं होता है और ईजी इसका रजिस्ट्रेशन है। सेकंड पॉइंट, पेन और 10 आपको सर्टिफिकेट के साथ डिपार्टमेंट देता है कि जो एमसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जब आप इसी फाइल लगाते हो तो फाइल में जब आप लगाते हो तो सर्टिफिकेट आपके पास आता है, तो सर्टिफिकेट के साथ पेन और 10 एनजीओ का आपको मिलता है। तीसरा नंबर पे आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब भी कोई पर्सन, मतलब चाहे वो फॉरेन में बैठा है, अब्रोड में बैठा है, विदेश में बैठा है, या फिर कोई देश में बैठा है, इंडिया में बैठा है, तो सिचुएशन में उसको चेक कर सकता है कि कौन कौन से इसमें डायरेक्टर हैं, कब ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी, इस कंपनी का नेम क्या है। मैं ये कंपनी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है। इसमें ऐसा कोई कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है कि आप ये कंपनी है या फिर एनजीओ है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये कंपनी इज इक्वल टू एनजीओ है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप इसको ट्रैक कर सकते हो इजीली, ऑनलाइन घर बैठे भी आप इसको ट्रैक कर सकते हो बाय विजिटिंग ऑफ द वेबसाइट mca.gov.in। mca.gov.in पर जाकर के आप इसको इजीली ट्रैक कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी में रहती है। फोर्थ नंबर पर आता है इजी ग्रांट्स एंड डोनेशंस। अगर मैं बात करूं कि जो पर्सन इंटरेस्टेड होते हैं डोनेशंस देने के लिए या फिर ग्रांट्स देने के लिए, तो प्रायोरिटी मिलती है सेक्शन 8 को। रीज़न बीइंग कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो बेसिकली एक नेशनल लेवल पे होती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन इसका प्रॉपर क्लियर होते हैं, है ना। मेमोरेंडम आर्टिकल्स जिसको हम बायलॉज बोलते हैं वो भी बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो इसको ईजी ग्रांट्स एंड डोनेशन मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। 5वें नंबर पर बात कर रहा हूँ फर्स्ट चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डोनर्स। ये बेसिकली इन्वेस्टर एंड डोनर्स का फर्स्ट चॉइस होता है। मतलब वो अगर सेकेंडरी प्रेफरेंस पर रखते हैं तो ट्रस्ट एंड सोसाइटी को रखते हैं, बट सेक्शन 8 को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं, क्योंकि ये जो बनती है बेसिकली, जैसे मैंने पहले ही बताया कि नेशनल लेवल पे बनती है, और उसमें जो प्रोसीजर, जो ट्रांसपेरेंसी वो बिल्कुल क्लियर है। तो ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टर्स एंड डोनर्स भी इसको फर्स्ट चॉइस देते हैं। और 6 नंबर पर आता है कि ये एक कंपनी है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के सारे फीचर्स भी इसके अंदर हैं, तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी इसकी होती है। क्योंकि जैसे एक बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे एक बिजनेस को हम कानून की नज़रों में एक स्पेशल पर्सन बोलते हैं, अलग से एक पर्सन माना जाता है बिजनेस को, ऐसे सेम इस एनजीओ को, सेक्शन 8 कंपनी को भी बेसिकली एक अलग से पर्सन माना जाता है। कोई भी सिचुएशन में अगर लॉस होता है तो वो जो प्रॉपर्टी है आपकी एनजीओ की, सिर्फ वही सेल आउट करके लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। जो इसके प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरीज हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, उनको इसका कोई लॉस नहीं होगा, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं होंगी। 7वें नंबर पर आता है कि कोई भी पर्सन अगर एनजीओ रजिस्टर्ड करता है सेक्शन 8 कंपनी में, तो सिचुएशन में जिस नेम से उसकी एनजीओ रजिस्टर्ड हुई है, सेम नेम से कोई दूसरा पर्सन पूरे देश में लाइफ टाइम के लिए कभी रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। मतलब सेम नेम से कभी भी दूसरी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं हो सकती सेक्शन 8 के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ ट्रस्ट एंड सोसाइटी की, तो ट्रस्ट एंड सोसाइटी में ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट एंड सोसाइटी में दूसरे स्टेट में जाकर के कोई पर्सन सेम नेम से एनजीओ रजिस्टर्ड कर सकता है। तो इसका एक बेटर इसका एडवांटेज है कि सेम नेम से आप कभी भी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं कर सकता कोई दूसरा पर्सन। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है इसके अंदर। मैं बात करता हूँ 8वें नंबर पॉइंट की, इजी ऑल्ट्रेशन इन बायलॉज। बायलॉज में इजी ऑल्ट्रेशन आप इजीली कर सकते हो सेक्शन 8 के अंदर, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर एडिशन करना है, रिमूव करना है, या फिर कोई किसी पर्सन को एड ऑन करना है, तो इजीली आप इसमें कर सकते हो। इसमें इतना टाइम टेकन नहीं होता इन कंपेयर टू सोसाइटी एंड ट्रस्ट, जिसमें काफ़ी लेंथी टाइम लगता है। तो ये है बेसिकली सेक्शन 8 के बारे में कि क्यों ये मच बेटर है इन कंपेयर टू ट्रस्ट एंड सोसाइटी। अब बात करते हैं कि कैसे हम सेक्शन 8 को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है रजिस्टर्ड करने का। तो सबसे पहले बात करूं
इसके प्रोसीजर की, तो जैसे मैंने बोला कि MCA इसकी गवर्निंग बॉडी है। गवर्निंग बॉडी मतलब कि ये जो रजिस्टर्ड होती है वो MCA से होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं mca.gov.in पे। तो mca.gov.in पे जाकर के हम इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो रजिस्टर्ड करने का इसका एक लेंथी प्रोसीजर तो होता है वैसे बेसिकली, क्योंकि बाईलॉज का ड्राफ्टिंग ड्यू केयर के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमें बाद में डोनेशंस लेने हैं, ग्रांट्स लेने हैं, तो एक लीगल प्रोफेशनल की सलाह इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो ड्राफ्टिंग की वजह से अपने को प्रॉब्लम आ सकती है किसी न किसी ग्रांट्स में या फिर किसी न किसी डोनेशंस में। तो ड्यू केयर के साथ इसका बेसिकली सारी चीज़ें होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग स्पेशली इसकी ड्यू केयर के साथ होनी चाहिए बाईलॉज की। प्रोसीजर की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए रजिस्टर्ड करने के लिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनजीओ की डिटेल्स हमें चाहिए। एनजीओ की डिटेल्स में सबसे पहले 2 नेम एनजीओ के देने होते हैं, डिपार्टमेंट में जाते हैं, दोनों नेम में से कोई एक नाम अप्रूव होकर के आता है ना। अगेन अगर दोनों नाम रिजेक्ट होते हैं तो दोनों के नेम की जगह फिर हम 2 नेम और भेज सकते हैं एक ही एप्लीकेशन फाइल में। तो कुल मिला के 4 नेम की एप्लीकेशन हम 2 बार में सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनजीओ का नेम आपको देना होता है, देन और दूसरा कि जहाँ पे आप एनजीओ रजिस्टर करना चाहते हैं उस ऑफिस एड्रेस का कोई प्रूफ आपको देना होता है। प्रूफ इन द सेंस कि अगर प्रॉपर्टी रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ओन्ड है तो प्रॉपर्टी पेपर्स विद इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स एनजीओ की डिटेल में लगते हैं। और जो पर्सन इसको रजिस्टर करना चाहते हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, उनको हम KYC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। KYC का मतलब KYC इंक्लूड करता है आपके पैन कार्ड को, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो एंड लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। मतलब ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं एक्स्ट्रा, जो सिर्फ 2 पर्सन के होंगे, जो 2 पर्सन इसमें इंटेंडेड होंगे, जो इसको रजिस्टर्ड करेंगे एनजीओ को, जिनको हम डायरेक्टर बोलते हैं शुरू में। तो वो 5 डॉक्यूमेंट्स अपने देंगे, 5 डिटेल्स अपनी देंगे। सबसे पहले पैन कार्ड, सेकंड आधार कार्ड, थर्ड नंबर पे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, फिर पासपोर्ट साइज फोटो एंड लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट। लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि बैंक स्टेटमेंट्स 2 महीने से पुरानी ना हो, उसको हम लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें अमाउंट मैटर नहीं करता कि कितना बैंक अकाउंट में आपका अमाउंट मेंशन है, रखा हुआ है, क्रेडिटेड है, तो वो मैटर नहीं करता। बट कंडीशन इज दैट कि आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट जो है वो ऑपरेटिव होना चाहिए। ऑपरेटिव इन द सेंस कि वो 2 महीने से पुराना ना हो। तो इस सिचुएशन में आपकी बैंक स्टेटमेंट 2 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप चाहे 1 दिन की स्टेटमेंट दें, चाहे 4 दिन की दें, चाहे 1 हफ्ते की स्टेटमेंट दें, वो बट लेटेस्ट होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जब आप सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्टर करना चाहते हैं तब। एंड अगर आप वकील करो के साथ सेक्शन 8 एनजीओ रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमने एक स्पेशल पैकेज डिज़ाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सेक्शन 8 का सर्टिफिकेट की कॉपी, जो मेन कॉपी होती है, साथ में उसका लाइसेंस, और साथ में फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम बाईलॉज बोलते हैं, एंड पेन एंड 10 आपको मिलता है साथ में जो पर्सन डायरेक्टर बनते हैं उनका डिन स्पेशली ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट डिन आप डायरेक्टर कंपनी में या फिर एनजीओ में नहीं बन सकते। डिन की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको इसमें साथ में हम देंगे। साथ में कि जैसे कि मैंने बताया कि सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं, इसमें कुछ भी होता है। आप चाहे किसी भी स्टेट में बैठे हैं, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल भी ऑनलाइन ही डिपार्टमेंट को सबमिट होती है और डिपार्टमेंट ऑनलाइन ही ईमेल के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो जैसे कि ये सब कुछ ऑनलाइन है तो इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर बहुत मैंडेटरी है। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट भी हम इसमें आपको बना करके देते हैं। साथ में जो भी डायरेक्टर्स दोनों पर्सन होते हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर भी एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी से बनता है। तो डिजिटल सिग्नेचर में हम इसमें बना करके आपको देते हैं साथ में। और उसके बाद मास्टर डेटा की कॉपी हम आपको साथ में इसमें देते हैं कि जिसमें साफ साफ मेंशन रहेगा कि कब ये एनजीओ बनी है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कौन कौन इसमें डायरेक्टर है, तो इसका क्या ऑफिस एड्रेस है। तो सारी डिटेल मास्टर डेटा में आपको मिलेंगी। और इन एडिशन टू दिस हम बेसिकली स्पेशल आपको एक सपोर्ट देते हैं जो है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, कि इनसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अगर कोई बैंक जहाँ पे आप अकाउंट ओपन करा रहे हैं एनजीओ का वो डिमांड करता है तो हम इसी पैकेज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रेडी करके देते हैं, ड्राफ्ट करके देते हैं, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करते। तो ये टोटल 10 डॉक्यूमेंट्स, 10 डिटेल, 10 डॉक्यूमेंट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपने इस पैकेज में, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमने बेसिकली एनजीओज़ के लिए, सेक्शन 8 के लिए। तो आगे बात करते हैं टाइम टेकन की, कि कितना टाइम लगता है एनजीओ रजिस्टर करने में सेक्शन 8 में। नॉर्मल जो टाइम लगता है वो 7 to 10 वर्किंग डेज लगता है। वर्किंग डेज का मतलब ये है कि मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे इसमें ऑफ होता है डिपार्टमेंट का तो वो काउंट नहीं होता, एंड कोई पब्लिक हॉलीडे होता है तो उसके भी वो काउंट नहीं होता। तो 7 से 10 दिन के अंदर हम इसको यूजुअली रजिस्टर करके आपको दे देते हैं। अगर आप वकील करो से एनजीओ रजिस्टर कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.vakilkaro.com को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।